नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में जोशीमठ मामले में सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग होगी। आपको बता दें, थोड़ी ही देर में अफसरों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे। इस दौरान मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, सिंचाई विभाग के सचिव मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बैठक में रेस्क्यू कार्य की जानकारी भी ली जाएगी। तो जिस तरह जोशीमठ में जमीनें धंसती जा रही है और कहीं ना कहीं हर किसी को डर सता रहा है कि जिस तरह से जमीनों में दरार आ रही है, उसको लेकर अब सरकार भी चिंतित नजर आ रही है और लगातार इसे लेकर थोड़ी ही देर में बैठक ली जाएगी सीएम धामी के द्वारा। ये बैठक और इस बैठक में तमाम स्थिति का जायजा लिया जाएगा। क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से रेस्क्यू किया जाए और हालात को समझने का प्रयास भी करती हुई सरकार नजर आएगी। तो 500 से ज्यादा मकानों में दरार देखने को मिल रही है और लगातार सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, अब से थोड़ी ही देर में हाई लेवल की ये मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, हर कोई इस वक्त चिंतित है कि किस तरह से ये पूरी स्थिति से निपटा जाए, निकला जाए। मंत्री पुष्कर सिंह धामी की हाई लेवल कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है और इसका सिंगल लाइन एजेंडा है जोशीमठ के मकानों में, प्रतिष्ठानों में, मंदिरों में जो दरार आ रही है, धसाव हो रहा है। इसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एसडीआरएफ के बड़े अफसर भी शामिल होंगे। राज्य सरकार एक प्लान चाहती है जिसके तहत एक तो पुनर्वास कर लिया जाए लोगों का और दूसरा आगामी 4 धाम यात्रा के मद्देनजर भी क्या प्लान तैयार हो ताकि इस स्थान का इस्तेमाल हो सके और कोई बाधा उत्पन्न न हो। जी सुदीप। सुदीप, इसके साथ ही इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी शामिल होंगे और कहीं ना कहीं देखिए सरकार यही कह रही है कि सबसे पहले उस स्थिति से निपटना तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आम जनमानस को सुरक्षित रखना और इसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक वो भी प्लान तैयार किया जाएगा। जी, आपने ये जो कहा यही सत्य है कि राज्य सरकार चाहती है। लोगों में वहां भय भी बहुत पैदा हो रहा है, मकानों में दरारें हैं और जियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि कहीं कोई दिन ऐसा ना आए कि पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाए और लोग उसी में रह जाएं। इसी की कड़ी में जो अति खतरनाक स्थान है वहां के लोग तो धीरे धीरे शिफ्ट किए जा रहे हैं। एक व्यापक पुनर्वास का प्लान कैसा हो, लोग कहाँ पुनर्वासित होंगे, वहां क्या क्या सुख सुविधाएं होंगी और ये कब तक तेज गति से हो, इसके बाद ट्रीटमेंट को लेकर प्लान होना है या कुछ नई व्यवस्था करनी है, इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर में अपना डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। ये 6 बजे से बैठक शुरू होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। जोशीमठ में पड़ रही दरारें किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। हिमालय का अध्ययन करने वाले जियोलॉजिस्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी कि तुरंत बिना देर किए जोशीमठ के तमाम लोगों को विस्थापित करना चाहिए। आपको बता दें कि कई दिनों से जोशीमठ शहर में मकानों और होटलों में आ रही दरारों ने चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यहां हो रहे लगातार भू धसाव ने चिंता बढ़ाई हुई है। अब इसके ट्रीटमेंट को लेकर शासन द्वारा बड़े स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन की एक टीम ने इस पर अध्ययन कर रिपोर्ट शासन को सौंपी है। अब फिर से धसाव के कारणों की जांच की जा रही है। दरअसल जोशीमठ में 500 से अधिक घरों और भवनों में दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोग जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से हो रही गुजरने वाली एनटीपीसी के निर्माणाधीन तपोवन विष्णु गार्ड जल विद्युत परियोजना को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। अभी अधिक दरार आने वाली जगहों पर रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहीं जल्द ही इसके लिए पूरा प्लान बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन से हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने एक सर्वे किया है कि किन किन घरों में ज़्यादा क्रैक्स हैं, उनको तत्काल वहाँ शिफ्ट कराने की आवश्यकता है। तो शिफ्ट कराने के लिए एक टेम्परेरी हम व्यवस्था कर सकते हैं, वो हम जल्द ही करेंगे। दूसरा, उनको पुनर्वासित किया जाए दूसरी जगह पर, उसके लिए हमें जगह देखनी पड़ेगी और जगह देखने के बाद वो सुरक्षित जगह मिल जाती है तो जिन घरों को तत्काल विस्थापित किए जाने की आवश्यकता है वो हम करेंगे।
इसमें अन्य जगह से भी जैसे सूचना आई थी, जो मनोहर बाग क्षेत्र में ही जहाँ पे लोगों के घर में थोड़ी दरारें थी, उनका थोड़ा बहुत दरारें और बढ़ने की सूचना आई है। और इसी क्रम में हमने मनोहर बाग वार्ड में ही होटल माउंट व्यू के नीचे जो 5 परिवार रह रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी दरार आई थी, उनको नगर पालिका के डॉमेट्री में शिफ्ट कर दिया है। 4 परिवार वहाँ रह रहे हैं, एक परिवार को खंड विकास के ऑफिस के पास में ही शिफ्ट किया गया है। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा सहित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ पहुंची है। रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि आज हमारी टीम जोशीमठ में भू धंसाव का प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्टेबलाइजेशन का काम है, वो ड्रेनेज सिस्टम जो पानी निकल रहा है, उसके लिए हमारी टीम का स्टडी करी किस तरह से कहाँ से पानी अंदर से निकल रहा है। वो पानी निकल रहा है वो खतरनाक है, वो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसके कारण सिंकिंग हो रही है, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। उस पानी को हम रोक सकें तो वो एक इम्पोर्टेंट रीजन है। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी गई है। 16 मार्च से शुरू होगी और 6 अप्रैल तक चलेगी बोर्ड परीक्षा। शिक्षा परिषद व रामनगर बोर्ड ने परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा हो गई है। 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक ये बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी। शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड ने इन परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया है और देखिए लिस्ट भी जारी हो गई है। कौन सी परीक्षाएं कब होनी है, किस तारीख में होनी है, इसको भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए बोर्ड परीक्षा की ये तारीखें जारी हो चुकी है। 16 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। 10वीं और 12वीं की ये परीक्षा, जिनकी तारीखों का उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीख ऐलान कर दी गई है। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का जो बोर्ड है, जिसका रामनगर में मुख्यालय है, उन्होंने परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होने जा रही, जो कि 6 अप्रैल तक चलेंगी और इसका विधिवत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब सेंटर्स बनाए जाएंगे और जिलाधिकारी जो दस्ता मार उड़न दस्ता होता है, जो नकल इत्यादि को पकड़ता है, उसको बनाएंगे। तो जो बच्चे हैं उनके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। इस सूचना के लिए महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है, उसकी जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी 10वीं और 12वीं की, वो 16 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। इस बार ऐसा है, यूं तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के बीच में ही होली का पर्व आता है, पर इस बार होली का पर्व भी पहले है 8 तारीख को और परीक्षाएं 16 तारीख से शुरू हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। देहरादून में 1 जनवरी को निर्धन बच्चों के कार्यक्रम में सीएम धामी ने एक बच्चे के जूते में फीते बांधे थे। हरीश रावत ने फोटो ऑफ द मंथ लिखकर उनकी फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। वहीं हरीश रावत ने सीएम धामी को फोटो को जमकर सराहा है। तो ये तस्वीर साझा की हरीश रावत ने और लिखा कि फोटो ऑफ द मंथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी एक छोटे से बच्चे के जूते का फीता बांधते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये तस्वीर हर किसी को भा रही है। अल्मोड़ा में हेलंग एकजुटता मंच के आह्वान पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान उपाध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि प्रदेश में अवैध तरीके से कब्जा कराने वाले अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो वहीं लोगों के मन में भय पैदा करके उनसे घर छीना जा रहा है। उन्होंने सरकार से लोगों को हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर नीति बनाने और शहर में संपत्ति की सीमा तय की जाने की मांग की है। एक बड़ा मामला बनफुलपुरा का जो आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, जिसका हम स्वागत करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि रामनगर से लेकर रुद्रपुर से लेकर खटीमा से लेकर तराई और उत्तराखंड की तमाम जो क्षेत्र हैं वो नजूल ज़मीन पर हैं और नजूल ज़मीन
ये सरकार का कैटेगराइजेशन है। एक और बड़े बड़े माफियाओं के पास बहुत बड़ी ज़मीनें हैं और दूसरी ओर आप जो है गरीबों को बिना पुनर्वास के हटा रहे हैं। तो बनफूल का जो पूरा का जो मामला है उसके आलोक में हम कहना चाहते हैं सरकार ये नीति बनाए उत्तराखंड के अंदर कि किसी भी व्यक्ति को उस तब तक विस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके ऊपर छत नहीं है। एक बड़ा मामला तो अवैध कब्जा करने को लेकर ये लोगों से छीना जा रहा है आवास। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। मसूरी में एक निजी होटल में प्रतापनगर जन कल्याण समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी पहुंचे और इसी दौरान दिव्या थलवाल का लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिव्या थलवाल को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रतापनगर की बिटिया दिव्या थलवाल ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसे प्रतिभावान युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह अन्य युवा वर्ग को भी प्रेरणा मिल सके। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रतापनगर जन कल्याण समिति का, जिन्होंने ये आयोजन किया और मुझे सम्मानित किया। इससे मेरा मनोबल और बढ़ गया है और आगे के लिए मुझे और प्रेरणा मिली है और इसलिए मैं आगे और मेहनत करूँगी और यहाँ सभी का आशीर्वाद में मुझ पर बना रहेगा तो मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी और आगे और ऊंचाई तक पहुँचूँगी। मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि ये सफलता एक दिन की या एक साल की नहीं है। इसके लिए मैंने निरंतर प्रयास किया है और इसी तरह मैं सबको भी यही संदेश देना चाहूँगी कि वे भी मेहनत करते रहें, लगन के साथ अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें और उन्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आज हमारी मसूरी की बच्ची दिव्या थलवाल, जिसने हमारे मसूरी का नाम, उत्तराखंड का नाम भारतवर्ष में रोशन किया है, उसके सम्मान में यह आयोजन यहाँ पर किया गया। उसके लिए मैं प्रतापनगर समिति के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बच्ची हमारे बच्चों के लिए आइकॉन है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्य में चल रही 2 महत्वपूर्ण घटनाओं पर सरकार को घेर रही है। करण माहरा ने कहा कि जोशीमठ में 1976 से यह आशंका जताई जा रही थी कि यह कमजोर भूमि है, बावजूद इसके एनटीपीसी द्वारा बड़े स्तर पर लगातार निर्माण कार्य किया गया। इस दौरान डायनामिट लगाए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है, तो वही जब स्थानीय लोगों ने मशाल जलाकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद सरकार नींद से टूटी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कल जोशीमठ जाएंगे। कमेटी को कब करूं और मेरे लगातार हर महीने में 4 कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, जो आप सबके संज्ञान में है। तो कार्य नहीं रुका है तो उनको मेरी कार्यकारिणी की चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों की चिंता करनी चाहिए, जो लगातार सरकार में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार में। और मुख्यमंत्री जी उनको धमकी दे रहे हैं, जो मछली मुंह खोलेगी उसके वो जल्दी कांटे में फंसती है। तो ये वो अपने संगठन, अपनी सरकार पर ध्यान दें। कांग्रेस के राजनीतिक जो निर्णय है उनमें भट्ट जी को कुछ भी कहने का कोई। देहरादून में लोगों को बार बार बेघर करने की प्रक्रिया और खास तौर पर हल्द्वानी के वन मूल भूरापुर क्षेत्र में बन रही स्थिति पर राज्य के विपक्षी दलों और विभिन्न जन संगठनों से एक संयुक्त शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी सोनिका को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि शिष्टमंडल ने उत्तराखंड महिला मंच, चेतना आंदोलन, मजदूर यूनियन और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी और अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। वही इस मामले में बोलते हुए कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि वन भूलपुरा जोशीमठ के भूस्खलन और प्रदेश में लोगों के घरों को बुलडोजर से तोड़े जाने के मामले पर सरकार का उदासीन चेहरा सामने आ रहा है।
मसूरी में अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर ने उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में कमियों का जायजा भी लिया। तो वहीं अपर सचिव स्वास्थ्य ने अस्पताल प्रबंधन से पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमियों के बारे में जानकारी ली। वह मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ की बातचीत कर उनकी समस्याओं और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जाना। अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमियों को दूर करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजे गए हैं और उनके द्वारा उन सभी प्रस्ताव को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जल्द अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी, वहीं स्टाफ की कमी भी दूर रहेगी। अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। इसी क्रम में शासन के निर्देश पर 231 गांव रेगुलर पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे। तो वहीं इन गांवों को पुलिस से शामिल करने की कवायद भी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले चरण में जनपद 231 राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इन गांवों का सीमांकन कर बीट पुलिस की व्यवस्था की जा रही है। शासन के द्वारा 231 गांवों को अल्मोड़ा जनपद के उनको राजस्व क्षेत्र से पुलिस क्षेत्र को ट्रांसफ़र किया गया है और ये ऐसे गांव हैं जिनको कि पहले से चली आ रही जो हमारी थाने और चौकियां हैं उन थाने चौकियों में ही ऐड कर दिया गया जिससे कि एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने की आवश्यकता न पड़े। इसमें जो मैक्सिमम क्षेत्र हैं वो सल्ट और द्वाराहाट क्षेत्र के हैं। तो इसमें जो हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, पुलिस के लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं कि हम किस जगहों पे बीट का बांटना या अन्य काम करना उसके बारे में भी होमवर्क चल रहा है और इसमें जैसे ही बीट इत्यादि बांटने कार्य खत्म हो जाएगा तो जहां भी आवश्यकता पड़ेगी पुलिस कर्मियों की कमी होगी उस हिसाब से पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर भी किया जाएगा। हम चरण देहरादून में उत्तराखंड पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली है। चंपावत पुलिस थाना देश के श्रेष्ठ 3 पुलिस थानों में शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल सीमा से लगे चंपावत जिले पे बनबासा थाना टॉप 3 में शामिल किया गया। तो वहीं 20 जनवरी को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री एसएचओ लक्ष्मण सिंह जगवाड़ को पुरस्कृत करेंगे। आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी। रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप की कृष्णा कॉलोनी में घरेलू सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। धमाका इतना तेज था कि 2 मंजिला इमारत सहित 2 मकान भी धराशायी हो गए। आपको बता दें कि 2 मंजिला धराशायी होने के साथ पीछे स्थित 2 मकान पर जा गिरा, जिससे जहां 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, वहीं महिला सहित 4 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। आसपास के लोगों में आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वही विधायक ने घायलों को हालचाल जाना। शंकर जी हैं, पता लगा है कि उनके घर में गैस लीक हुई है और उससे ब्लास्ट हुआ है जिससे पूरी छत उड़ गई है और उस छत के गिरने से दोनों तरफ जो 3 और घर हैं जो टीनों के थे उनके ऊपर मलबा गिरा है, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। मैंने जिला अस्पताल जाके खुद निरीक्षण किया है। अभी जब चीफ फायर अफसर महोदय ने मेरे को सूचना दी है तो उसके आधार पर मैं यहाँ पर आया। तो ट्रांजिट कैंप में यहाँ पे जब भवन देखा तो अभी एसओ महोदय द्वारा सीज कर दिया गया है, अभी सील किया गया है और जानकारी मिली है कि 9 लोगों को चोट पहुंची है जो हॉस्पिटल में जिला चिकित्सालय में। देहरादून के दिनेशपुर सब्जी मार्केट में सिस्का सिग्मा इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी साइंस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक किया, जिसका अहम उद्देश्य फैलते कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करना है और इसी क्रम में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कोविड-19 के टीके भी लगाए गए। इस दौरान कॉलेज के टीचर ऋचा तिवारी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
बच्चों ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया है, जिसके थ्रू हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी फिर से कोरोना के केसेस जैसे राइज होने लग गए, तो लोगों को इस बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग मिले नहीं, अब फिर से लॉकडाउन की कंडीशन ना आए। नुक्कड़ नाटक के ज़रिए हमने यही बताया है कि हाथ हैंड वॉश कैसे करना है, लोगों को कोरोना से जागरूक करना है कि कोरोना वापस आ गया है, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, ताकि अपनी सेहत और अपने साथ साथ दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें, और पुलिस वालों की और डॉक्टरों की बात माने, मास्क लगाएं, हैंड वॉश करें अच्छे से और दूरी बना के चलें। हम सभी लोग सिक्स सिग्मा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और आज हम सभी लोग यहाँ दिनेशपुर में एकत्रित हुए हैं। कोरोना हम देख रहे हैं दोबारा पुनः वापस आ रहा है, तो उसको लेकर हम अवेयरनेस एक जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के तहत हम सभी लोग समाज को नुक्कड़ नाटक के द्वारा यह बताने का प्रयास किए कि किस तरीके से हमें अवेयर होना है, बच के रहना है कोरोना से। और आज सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, वैक्सीनेशन की वैन पड़ी है, सभी लोगों को हमने जागरूक किया कि हाथ कैसे धुलना है, साफ सफाई। ऋषिकेश में झगड़े के दौरान गंभीर रूप से घायल कर मफलर से गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टी में मनाने के दौरान आपसी झगड़े और रंजिश के चलते मृतक तुषार थापा के साथ मारपीट की गई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस आरोपी को आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। देखिए, ये हमारे यहाँ 4 तारीख को कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा पंजीकृत हुआ था 302 में, और इसमें जो मृतक है जिसका नाम तुषार थापा है, ये करीबन 20 साल की इसकी एज है, और ये बताया गया बाद में कि ये और इसका एक दोस्त जिसका नाम तरुण खरे और जो अभियुक्त भी है, ये लोग 31 तारीख को न्यू ईयर पार्टी में गए थे और वहीं पर इनका कुछ वाद विवाद हुआ, मतलब पार्टी के बाद वाद विवाद हुआ, और उसी क्रम में गुस्से में आकर इस अभियुक्त ने उसका गला घोंट दिया था। तरुण खरे ने उसका मृतक का गला घोंट दिया और उसकी बॉडी वहीं पड़ी थी। चूँकि फिर इसका जब पोस्टमार्टम करवाया गया और जब इसमें ये आईएम निष्कर्ष निकल गए, तो इसमें इसकी फिर तत्काल इसमें सर्विलांस चेक वगैरह भी किया गया और इसकी जानकारी भी की गई। उसके बाद इसकी अरेस्टिंग की गई। कल इसकी अरेस्टिंग की गई है बस अड्डा ऋषिकेश से। सितारगंज के टीएचपी संस्था ने विधवा बेसहारा महिलाओं को रोजगार के संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही टीएचसी संस्था के माध्यम से गरीब विधवा बेसहारा महिलाओं को 12,000 तक का सामान देकर रोजगार प्रारंभ कराया। आपको बता दें कि टीएचसी संस्था लगभग पिछले 2022 से अब तक 200 बेसहारा गरीब विधवा महिलाओं को 12,000 तक की राशि के सामान देकर रोजगार में लगाने का काम किया है। तो वहीं टीएचपी की बैठक में मौजूद महिलाओं का कहना है कि टीएचपी ने गरीब विधवा महिलाओं को 12,000 तक की राशि का सामान देकर रोजगार में लगाने का काम किया है। तो आज हम लोगों ने महिलाओं को बताया कि जो टीएचपी प्रोग्राम के अंतर्गत गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, या जिनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया है, घर के डाइवोर्सी तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत काम करने के लिए सामान दिया जाता है। कि जैसे कि अगर किसी को ब्यूटी पार्लर आता है तो ब्यूटी पार्लर के लिए सामान दिया गया, किराने की छोटी दुकान के लिए सामान दिया गया। तो इस योजना की जो हमारी शुरुआत होती है लगभग 12,000 रुपये से पहला जो इंस्टॉलमेंट रहता है वो दिया जाता है, और पैसे नहीं दिए जाते, सामान दिया जाता है। तो उसके अंतर्गत आज उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि वो कैसे अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पौड़ी के निसरी गांव में एक युवक को धारदार हथियार से घायल करने के मामले में ग्रामीणों ने गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक व्यक्ति रात को घायल अवस्था में गांव पहुंचा और उसने गांव के युवाओं के खिलाफ उक्त युवक द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद ग्रामीणों ने भी व्यक्ति के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाए, क्योंकि गाँव के युवाओं के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया है। हमारे घंडियाल देवता की पूजा चल रही है, नीचे से आई है, गाली गलौज करते करते आई है, सिर में इसकी चोट लगी थी, अपने आप लगी थी इनके सिर में चोट। हमने देखा, हमने बोला ऐसे चोट लगी है तो घर जा, मैंने बोला घर जाओ, नीचे चले जाओ। ये नहीं गए, ये मेरे देवर ख़त्म हो रखे हैं। इन्होंने बोला हाँ, आप ये बोल रहे हैं ऐसे, वो करवा रखे हैं, इनकी दर्ज करा रखी है रिपोर्ट कि हम सांत्वना दिलाने के गए हैं वहाँ। तो कैसे सांत्वना? पूरा मामला ये है सर कि मैं 9:30 बजे मेरे सो गया था,
लेकिन टीवी चला रखा था। टीवी के दौरान मतलब जो है मेरे को कुछ आवाज़ मतलब सुनाई दी। आवाज़ सुनाई दी तो मैंने टीवी को बंद किया, मैं बाहर आया। जैसे मैं बाहर आया तो मेरी घरवाली की आवाज़ आई। मैंने कहा ये आवाज़ मतलब कहाँ से आ रही, ठीक है ना। स्पॉट पे गया तो देखा तो ये लोग जो है खून से लहलहान थे। मैंने इनको गांव में पूजा चल रही, मैंने तो ये समझा कि हमारे बच्चे मतलब जो कोई गलत काम कर रहे हैं, इनको समझाऊंगा भाई यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे तुम इतना कर रहे हो तो वहाँ पे मतलब कितना करोगे। मैं इसलिए गया था वहाँ पे, मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ। मैंने उस बच्चे को पकड़ा, मैंने कहा बेटे आपने। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।